बढ़े आगे। क्लास 11 में हम लोग 9 में हम लोग ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, ऐसा वाला पढ़े हैं, पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव और गैस के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ ठोस के बारे में चर्चा नहीं करना है, सबसे पहले बात जो करना है वो है गैस, उसके बाद द्रव अवस्था के बारे में बात होगा। सही है। गैस के बारे में बेसिक चीज़ क्या जानते हैं अभी तक जो पढ़े हैं? गैस के बारे में क्या जानते हैं? हद से हद गैस के अणु एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं, वो जो 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, है ना। इनमें विसरण का गुण सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, मतलब एक के कण दूसरे में अच्छी तरह से घुल मिल जाते हैं, विसरण का गुण देखने के लिए मिलता है। और गैसों को संपीड़ित किया जा सकता है, कंप्रेस्ड। सही है ना। छोटे से अगर हम आयतन बना ले, क्षेत्र छोटा सा बना ले, उसमें हम इसको गैस के अणुओं को संपीड़ित कर सकते हैं, कंप्रेस्ड कर सकते हैं। जो CNG आजकल चल रहा है, यूज़ करते हैं CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। गाड़ी वाहन चलाने के लिए CNG का इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। इसलिए गैस एक टॉपिक बन गया हम लोग के लिए अब, कि अब आपको ये थोड़ा सा अध्ययन इसमें करना पड़ेगा। बहुत तरह का चीज़ गैस में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि दाब किसे कहते हैं। इसके बाद आपको समझना है आयतन का क्या परिभाषा होगा। दाब, प्रेशर जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो समझना है। गैसों के लिए आयतन को समझना है। इसके बाद कुछ लोगों का जिक्र आएगा, जैसे कि बॉयल आएंगे, बॉयल का नियम, चार्ल्स आएंगे, चार्ल्स का नियम, एवोगाद्रो का नियम, एक बंदा है एवोगाद्रो, उनका भी नियम हम लोग पढ़ेंगे। इन सब के बाद जब इन लोगों का पढ़ेंगे तो हम लोग एक और नियम निकालेंगे जिससे हम लोग कहते हैं आदर्श गैस समीकरण, कि आइडियल स्टेट, अगर कोई गैस हो जो बिल्कुल सही तरीके से व्यवहार कर रही हो, आदर्श का मतलब क्या होता है? आइडियल ना, सही स्टेट, सही तरीके से उसका व्यवहार हो रहा हो, तो उसको हम लोग फॉर्मूला के रूप में निकालने का कोशिश करेंगे कि आदर्श गैस का क्या इक्वेशन होता है। बस इतना करेंगे और हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में गैस वाला सिस्टम ख़त्म कर देंगे। गैस का जो हम लोगों को पढ़ना है, क्या क्या बात बताया, हम वो सब चीज़ नहीं पढ़ाने वाले। गैस के अणु एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं और इनमें विसरण का गुण देखने के लिए मिलता है, वो हम ये मान कर चलेंगे कि तुम लोग 9th में इसको पढ़ चुके हो, हम ऐसे मान लिया है इस चीज़ को। आओ, कहाँ थे सब? घूमने चली गई थी बाबू? समझ में आया ना। देखो, तो गैस में हम बात कहाँ शुरू करेंगे? गैस में हम थोड़ा सा आपको बता दें आयतन के बारे में। आयतन, वॉल्यूम, V से सूचित करेंगे यार, ये भी बताना पड़ेगा। नहीं, ये सब नहीं। तो गैस का जो आयतन है, आयतन का क्या परिभाषा आप दीजिएगा? गैस के आयतन का क्या परिभाषा दीजिएगा? किसे कहते हैं गैस का आयतन? देखो, गैस पर बात कर रहे हैं, वो द्रव पदार्थ रख रही हैं, नहीं सोच रही हैं। किसी वस्तु का जो आयतन होता है, एक्चुअल में गैस का भी वही आयतन होता है, यही गैस के आयतन की परिभाषा होगी। क्या गलत बोल रहे हैं? गैस का अपना क्या आयतन होगा? गैस जिस पात्र में रखी जाएगी, जिस वस्तु में रखी जाएगी, उसका जो आयतन होगा वही गैस का आयतन होगा। इसका परिभाषा ऐसा ही होगा। और आयतन का SI मात्रक क्या होता है? लीटर होता है, ये हम लोग पढ़े ना। तो यहाँ पर हम लोग लीटर में व्यक्त कर रहे होंगे या फिर मिली में रख देंगे। समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो वही है। हम यहाँ इसका परिभाषा में लिखेंगे कि किसी वस्तु का आयतन गैस का आयतन कहलाता है। हम ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड परिभाषा इसको नहीं बनाया, सिंपल है, सीधा नहीं कह सकते। किसी वस्तु का जो आयतन होगा वही गैस का आयतन होगा। हाँ, वो बात अलग है कि उस गैस को उस वस्तु में रखा जाए। रखवे नहीं कीजिएगा, बोलिए बताओ गैस का आयतन क्या है, गैस को रखिएगा किसी और चीज़ में और वस्तु कहीं और है। बोलेगा अब बताओ गैस का आयतन क्या होगा, तो डिपेंड करेगा कि वह गैस किस वस्तु में रखी गई है। जिस वस्तु में उस गैस को हम रखेंगे वही उसका आयतन होगा। सही है। हम ये भी लिख देते हैं यहाँ पर कि आयतन का SI मात्रक कौन होता है? लीटर होता है। हालांकि ये चीज़ तुम जानते हो। क्या गलत बोल रहे हैं बाबू? ये चीज़ तुम अच्छे से समझते होगे, इसलिए इसमें कोई ख़ास दिमाग खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम लोगों को कोई दिक्कत बाबू? इधर नहीं ना। अब हम दाब के बारे में बात कर सकते हैं। हाँ,
तो गैस में ना क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है। जब हम लोग कोई चीज़ का अध्ययन करते हैं ना, तो दिमाग को पहले तुम इंस्ट्रक्शन दे दो कि क्या क्या तुम पढ़ने वाले हो। ठीक है, हम अध्ययन किसका कर रहे हैं? गैस का। तो गैस का जब हम अध्ययन करेंगे तो गैस में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे? गैस के प्रेशर को पढ़ेंगे। प्रेशर यानी कि दाब, दाब को हम पी से बोल सकते हैं। वी वॉल्यूम पढ़ेंगे, मतलब आयतन, सही है। टी टेम्परेचर, ताप को भी पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? एन, एन का मतलब स्मॉल एन पढ़े हैं हम लोग, क्या होता है? कणों की संख्या यानी मोलों की संख्या, एवोगाद्रो, याद आया? हाँ, वो भी पढ़ेंगे। तो हमको गैस के लिए इन सब चीज़ों का अध्ययन करना है, समझ गए? तो इसमें से देखो आयतन के बारे में क्या अध्ययन था, देखो यही। फिर भी एक चैप्टर में आप इंटर किए हो तो थोड़ा बहुत जानकारी इसका रख लो। हालांकि आयतन तो तुम जानवे करते थे। अभी किसको देखेंगे? प्रेशर को, दाब। और ये दाब किसके रिस्पेक्ट में देखना है हमको? गैसों के लिए दाब देखना है। प्रेशर किसे कहते हैं? दाब। हाँ, एकांक क्षेत्रफल पर लग रहे बल को दाब कहते हैं। पहले तो परिभाषा लिखते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लग रहे बल को दाब यानी प्रेशर कहते हैं। ठीक है, परिभाषा तो हो गया, लेकिन गैस से ये कैसे रिलेट किया? ये तो दाब का परिभाषा है, ये तो हम लोग 8th क्लास में भी पढ़े हैं। गलत बोल रहे हैं क्या? गैस से ये कैसे रिलेट कर रहा है, ये बताइए। कहाँ लगा रहा है दाब? बात हो रहा है एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले। गैसों को जिस पात्र में हम रखेंगे, जिस डब्बे में रखेंगे, वो अंदर से उस पात्र पर क्या लगाएगा? फोर्स, बाहर निकलने के लिए, कि नहीं लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। तो हमको ये सब जो परिभाषा है उसको हमको उस रेस्पेक्ट में देखना है जो गैस के लिए लागू हो। सही है ना? दाब तो हम भी लगा रहे हैं, लग रहा है दाब, तो दाब तो हम भी लगा रहे हैं। सर ये फिर अगर यही चीज़ पढ़ना है तो ये तो हम जानवे करते हैं, फिर यहाँ पे टाइम पास क्यों कर रहे हैं आप? क्या गलत बोल रहे हैं? यहाँ पर तो टाइम पास ना हो गया, तो इसको आप हमको गैस के रिस्पेक्ट में बताइए। तो बाबू जिस पात्र में गैस को आप रखिएगा वो अंदर से बाहर निकलने के लिए क्या लगा रहा होगा? दाब लगाएगा। लगा तो रहा होगा बल वो अपने हिसाब से, लेकिन क्योंकि वो एकांक क्षेत्र पर लगा रहा होगा, किसी खास क्षेत्र पर। देखो ये पूरा है क्षेत्र, लेकिन हम इस पर बल नहीं लगा रहे, इस छोटे से क्षेत्र पर लगा रहे ये। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो गैस भी अपने अंदर के पात्र पर, जो भी पात्र है, अंदर की ओर से क्या लगा रहा होगा? बल लगा रहा होगा। उसी बल को कहा जा रहा है दाब। तो इसका मतलब है कि गैसों में यह नेचर रहेगा कि जिस पात्र में वो रखे जाएंगे वो अंदर से क्या लगाने वाले हैं? बल, दाब लगेगा। समझ में आ रहा है बात? अरे कुछ पल्ले पड़ा? तो दो बातें क्लियर हो गई। एक तो आयतन का केस समझ में आ गया कि गैस का आयतन क्या होगा। तो भाई हवा भरते हुए साइकिल के टायर में अगर आप हवा भर रहे हैं तो गैस का आयतन वही होगा जो उसके टायर का आयतन होगा। समझ में आ गया ना बात? अब दाब कितना लगेगा? तो हवा को भर दीजिए अंदर, और अंदर से वो गैस जो है उसके पृष्ठ पर जो भी बल लगा रहा होगा वो दाब होगा, वो प्रेशर होगा। सही है बात? ठीक। तो अब देखो, अब दाब का यहाँ पर है तो दाब का हमको यहाँ पर से फॉर्मूला ही मिल जाएगा। दाब बराबर क्या होगा? दाब इज इक्वल बल बटा क्षेत्रफल। प्रेशर P इज इक्वल टू F/A। कैसे? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, है ना? तो क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? एकांक। तो हम यहाँ परिभाषा से ही हम ले जाएंगे कि अगर क्षेत्रफल क्या हो जाए? एकांक हो जाए। हो गया मेरा क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर एकांक। तो अगर क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो P बराबर F मिलेगा। क्या यही बोल रहा है परिभाषा? एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा उसको दाब कहेंगे। तो क्षेत्रफल अगर एकांक हो जाए तो लीजिए क्षेत्रफल आपका एकांक हो गया। सही है बात? इस एकांक क्षेत्रफल पर जो भी बल लगाएंगे न्यूटन में वही क्या कहलाने वाला है? दाब कहलाएगा। अब दाब का मात्रक ढूंढो, क्योंकि दाब बराबर होता है बल
बटा क्षेत्रफल, सही होता है ना। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो ये बनेगा न्यूटन मीटर पे पावर -2, सही है। और भी है इसके मात्रक, देखिए एक तो ये हो गया बाबू। अच्छा, क्या हम ये कह सकते हैं दाब बराबर फिर से बल बटा क्षेत्रफल होते हैं, है ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं दाब बराबर बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण, और नीचे क्या है बाबू? क्षेत्रफल। दाब बराबर द्रव्यमान का मात्रक, त्वरण का मात्रक, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सही है ना। अब बटे में क्या होगा बाबू? क्षेत्रफल, यानी कि मीटर का स्क्वायर, सही है। तो दाब निकल कर क्या आ रहा है? देखो kg, ये वाला ऊपर चला जाएगा, मीटर -1 सेकंड -2, ये भी आया दाब का मात्रक, ये भी आया दाब का मात्रक, सही है। और दाब पर रिसर्च करने वाले बंदे का नाम कैसे भूल सकते हो आप? पास्कल, यानी PA। देखिए ये भी है। तकलीफ देखो, ये सारा का सारा इसका वैल्यू निकल कर आया। ये वैल्यू रटना पड़ेगा? नहीं, हम जानते हैं निकालने के लिए। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल का मान क्या होगा? न्यूटन। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है? मीटर का स्क्वायर होता है ना। तो न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर बन गया। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, तो बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण। तो देखिए आपके पास द्रव्यमान गुने त्वरण है। द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। सारे वैल्यू को रख दीजिए, रिजल्ट आपके सामने। दाब का पास्कल भी तो मात्रक होता है। इसी वैल्यू को हम क्या कह रहे होंगे? पास्कल कहते हैं। समझ में आ रहा है बात? तकलीफ नहीं ना। तो दो बात अभी हम लोग कर लिया। एक क्या हो गया? आयतन। एक क्या हो गया? प्रेशर। दाब, दोनों बात हो गई। इसको नोट करो पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा तेजी नोट कीजिएगा, ठीक है। हो गया वो? कोई फालतू दिमाग को खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने वाला बात नहीं है। मूल रूप से पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। एक ऐसे पदार्थ का नाम बताओ जिसके पास तीनों गुण होगा, ठोस भी, द्रव भी और गैस भी। वो कौन हो सकता है? पानी। पानी से बेटर कौन एग्जाम्पल है? क्या गलत बोल रहे हैं? तो अगर पानी से बेहतर कोई एग्जाम्पल नहीं है तो हम पानी पे ही बात कर लेते हैं, फिर ठीक रहेगा। हाँ, गाना गाते हुए ब्लू है पानी पानी, तो हाँ, तो और उससे अच्छा एक और चीज़ बता देते हैं इसमें ना। अच्छा, इसको बाद में बताएंगे, पहले यहाँ देखो 0 डिग्री सेल्सियस है ना, या उससे कम पानी किस रूप में रहेगा बाबू? बर्फ, यानी सॉलिड। तकलीफ 0 डिग्री या उससे कम पर पानी जो है वो ठोस में रहेगा। 100 डिग्री C या उससे अधिक पर कैसा रहता है? भाप रूप में। सही बोल रहे हैं? तकलीफ। और लिक्विड फॉर्म जो हमको मिलता है वो इसी 0 और 100 के बीच में मिलता है। तकलीफ बाबू, इतना सा बात समझ में आता है ना। अच्छा, केल्विन भाई साहब तो इसके बारे में बता ही चुके हैं हम लोगों को। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट 273 केल्विन, है ना। और 100 का मतलब क्या हो गया? डिग्री सेल्सियस। इसमें ऐड कर दीजिए तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये 373 केल्विन। तो अगर प्रश्न आ जाए कि 273 केल्विन और 373 केल्विन के बीच में किस अवस्था में पाया जाएगा, तो वो द्रव है। 373 से ऊपर किस अवस्था में पाया जाएगा? भाप की अवस्था में। 273 से नीचे किस अवस्था में पाया जाएगा? ठोस, बर्फ के रूप में, है ना। यही है 3 बात। पानी के अंदर ये तीनों चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सही बोल रहे हैं। ये जो 273 है एक्चुअल में कैसा होता है? 273.15 केल्विन होता है। लेकिन अब 0.15 को कौन करे कैलकुलेट? तो उसके लिए हम अपने सहूलियत के लिए 0.15 को हटा दिए हैं और 273 केल्विन को ही हम अपने साथ रखते हैं। सही है बात। तो अभी जैसे ही आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है, सपोज़ कि आपके पास है 75 डिग्री सेल्सियस और आप इसको किस में तब्दील करना चाहते हैं? केल्विन में। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपल सा 273 को ऐड कर देना है और रिजल्ट आपका किस में आ जाएगा? केल्विन में आ जाएगा। तुम देख सकते हो 100 डिग्री सेल्सियस को हम किसके इक्विवेलेंट लिख दिया? 373 केल्विन के बराबर लिख दिया। इसका क्या मतलब है? ज़रूर इसमें जोड़ा गया है। कितना जोड़ा है? 273। ये भी 9th क्लास में पढ़ने का था, शुरुआती चैप्टर में है शायद।
सही बोल रहे हैं बाबू? हाँ। अच्छा, इस टॉपिक पे थे हम लोग। तो दाब समझ में आ गया। प्रति इकाई या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। आप ये कैसे कह पाए कि एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा वही दाब है? तो हम बोला अगर क्षेत्रफल तुम एकांक करो तो तुमको दिख जाता है दाब और बल दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। उस बल को ही दाब कहेंगे। देखो है ना, ये मतलब होता है बल को ही दाब कहेंगे। लेकिन ये कंडीशन कब आया? जब क्षेत्रफल क्या हो गया? एकांक। तो हम उस परिभाषा को यहाँ पर क्या कर देते हैं? पुष्टि करते हैं। और इस तरीके से जैसे जैसे हम सीनियर क्लास में जाते हैं तो हम 9th और 8वां वाला केस नहीं ना कर सकते। अब उसे टीचर पढ़ा दिए, बच्चा ज़्यादा गौर नहीं कर रहा है टॉपिक को, बस ऐसे हुआ ऐसे लिख दिया। अब हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। हम लोग सीनियर क्लास में हम लोगों को थोड़ा सा उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि इकाई क्षेत्रफल अगर लें, उस इकाई क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा उसी को दाब आप क्यों कह रहे हैं? तो देखो, तुम ही देखो, दिखा दिया ना यहाँ पे सामने करके। फिर हम मात्रक निकालेंगे। मात्रक निकालना क्या? तो हम लोग सीखे हुए हैं मात्रक निकालने के लिए। क्या? जो भी फॉर्मूला में वैल्यू आएगा सभी का ऐसा ही मात्रक रखते चलो, वैल्यू बनता जाएगा। देखिए, सही है। अच्छा, एक और चीज़ है, और भी इसके मात्रक होते हैं। बार शब्द यूज़ किया जाता है। एक वायुमंडलीय दाब, तो बार शब्द आता है, BAR, स्मॉल BAR। इसका मात्रक है 10⁵ पास्कल। PA से क्या होता है? पास्कल। क्लियर हो गया? अगर हम एक वायुमंडलीय दाब, नाम सुने होंगे, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, इसका वैल्यू होता है 1.01 बार। कितना होता है? 1.01 बार। वायुमंडलीय दाब जो हम पर लग रहा है वायुमंडलीय कणों के द्वारा, वो दाब कितना लग रहा है? 1.01 बार। तो इसको क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं 1.01 गुने बार। बार का मतलब 10⁵ पास्कल। सही है। पास्कल के रूप में भी हो गया वायुमंडलीय दाब, देखिए, है ना। और यहाँ पर सीधे बार की शक्ल में भी हो गया। इसके बाद भी और वैल्यू होते हैं, बट हम आपको दशमलव के 2 ही अंक तक लिखे, 1.01। तकलीफ? कोई दिक्कत यहाँ तक लग रहा है? ये वायुमंडलीय बात। P निकल गया, V निकल गया, T। अब T के बारे में निकलना ऐसा कुछ नहीं है, बस हम आपको ऐसे बताते हैं। ताप, टेम्परेचर यानी T। अब गैस के टेम्परेचर पर आएंगे तो हम गैसों के टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस या एक शब्द यूज करेंगे सेंटीग्रेड में व्यक्त कर रहे होंगे। शब्द बोलता है डिग्री C, डिग्री सेल्सियस, तो वही डिग्री सेल्सियस में हम इसको व्यक्त कर रहे होंगे। किस चीज़ को? गैसों के ताप को। लेकिन सुविधा क्या है? सुविधा क्या है? T इज इक्वल टू 273 प्लस T डिग्री। क्या है ये? केल्विन, है ना। इसका मतलब ये कि ज़्यादा बेहतर सर यही रहेगा कि ताप को किस में तब्दील कर दिया जाए? केल्विन में। आया बात समझ में? तो हम लोग उसको केल्विन में ही बदल करके काम करेंगे। ठीक है। मतलब डिग्री सेल्सियस जब वैल्यू देगा या कोई परिभाषा या किसी का कोई नियम होगा तो वो नियम भी तुम देखोगे कि वो किस में तब्दील हो रहा होगा? केल्विन में होगा। ऐसा ही मात्रक है ना। अब हम डिग्री में देखेंगे, वो केल्विन में पढ़ेंगे, तो अलग अलग क्यों पढ़ेंगे? सबको एक ही में परोस लीजिए। तो एक में परोसने का क्या मतलब है? एसआई मात्रक आया भी तो इसलिए था ना। एसआई मात्रक, वो भी क्लास 9 में एसआई मात्रक के बारे में है। द ओरिजिन जब उसका पढ़ोगे तो क्या निकाला था? एसआई मात्रक क्यों आया? अलग अलग देश में अलग अलग लंबाई का पैमाना है। कोई फुट, कोई इंच, कोई मीटर में नाप रहा है, कोई सेंटीमीटर में नाप रहा है। भाई एक खास होना चाहिए जिसको सबको मापना ही पड़ेगा। क्या बना दिया? मीटर। आइए अब सब मीटर में बात करेंगे लंबाई का। तो लंबाई का मात्रक जो रहेगा मीटर। अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से मीटर को तुम सेंटीमीटर में बदलो या किलोमीटर में बदलो। समझ में आ रहा है बात? तो एसआई मात्रक इंट्रोड्यूस ही इसीलिए कराया गया था कि सभी को एक जगह परोसा जाए। तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड जो शब्द इस्तेमाल होता है उस शब्द को हटाइए। यहाँ हम लोग सीधे कैपिटल T का इस्तेमाल करेंगे। इस कैपिटल T को केल्विन ताप भी बोलते हैं। इसको हम लोग केल्विन टेम्परेचर लिख देते हैं। केल्विन ताप 273 प्लस T। T डिग्री, देखो T के ऊपर क्या लगा हुआ है? डिग्री। केल्विन में डिग्री देते हैं क्या? क्या केल्विन के सिंबल में डिग्री देते हैं? नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि वैल्यू मेरा जो भी डिग्री में होगा हम उसको सीधे तब्दील कर देंगे। ये गैसों के ताप के लिए होगा। समझ में आया? 13 डिग्री C नहीं, काम नहीं करेगा। कैपिटल T इज इक्वल टू 273 प्लस 13 डिग्री, और ये जो रिजल्ट आएगा वो किस में रहेगा? केल्विन में।
682 केल्विन, मामला ख़त्म। यही टेम्परेचर ऐसे काम करेगा। सही है बात? 3 बात हो गया ना। आयतन, जिस पात्र में गैस को हम रखेंगे वही गैस का आयतन होगा। क्लियर हो गया? और आयतन है तो आयतन का भी SI मात्रक वगैरह देखना है। लीटर बोल सकते हैं क्या भाई? 3 विमाएँ अगर मिल जाएं फिजिक्स में, है 3 विमा मिल जाए तो आयतन बन जाता है, तो मीटर क्यूब हो जाएगा लीटर में, जिसको हम लोग बोल रहे होंगे। सही है? हाँ। अच्छा, दाब, दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। ये भी बात क्लियर हो गया। ये आपको ध्यान रखना है यहाँ से, ये इसको भूलने के चांसेस रहते हैं बाबू। क्यों? इसको भूलोगे तो ये तो अगर तुम ये सीखे हुए हो तो वो तुम निकाल लोगे, है ना। बट इसको बाबू ध्यान रखना पड़ेगा। एक वायुमंडलीय एक बार जो होता है 10 पर पावर 5 पास्कल के बराबर होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिर आपका एक वायुमंडलीय दाब 1.01 बार के बराबर होता है, या फिर 1.01, और यहाँ पर क्योंकि बार शब्द आया है तो 10 पर पावर 5 पास्कल हो जाएगा। सही? कोई दिक्कत? ठीक ठाक है ना यहाँ तक? अच्छा, और कौन बच गया? स्मॉल एन। अब देखो किसको याद है स्मॉल एन? मोलों की संख्या इज इक्वल टू, कैसे निकालते हैं? गैसों का द्रव्यमान स्मॉल m बटे गैसों का आणविक द्रव्यमान। किसी भी हाल में नहीं भूलेंगे, ये बात कह चुके थे। तो स्मॉल n इज इक्वल टू जो भी द्रव्यमान हो, इसको हम स्मॉल m से लिख देते हैं, और ये कैपिटल M हो गया। पढ़े हैं क्या? पढ़े हैं। अगर किसी गैस का आपको द्रव्यमान दिया रहे, मान लो 20 ग्राम 25 ग्राम ऐसे लिख दिया, अब बोलेगा कि बताओ इसमें मोलों की संख्या कितनी होगी? स्मॉल n। तो आपको ये पता कर लेना है कि ये गैस कौन सी है, और उस गैस का क्या निकालना होगा हमको? आणविक द्रव्यमान। कैसे निकालते हैं आणविक द्रव्यमान? पता है ना? हाँ, जो भी आपको सूत्र दिया रहता है आप उसको कैलकुलेट करते हैं, आणविक द्रव्यमान निकल जाता है। आणविक द्रव्यमान से जो भी गैस का द्रव्यमान दिया गया होगा उसमें आप क्या करेंगे? भाग लगा देंगे। रिजल्ट आपको जो मिलेगा वही स्मॉल n होगा, मोलों की संख्या। मोल वाला पूरा का पूरा क्लास पढ़ाए थे, काफ़ी दिन चला था, 3-4 दिन 5 दिन चला था शायद वो भी टॉपिक। 3 दिन तो चला ही होगा कम से कम, हमको याद नहीं। अब बोलो इस टॉपिक में हो गया सब क्या? वहाँ पर से P भी हो गया, V भी हो गया, T भी हो गया, और साथ में N भी हो गया। ये चारों के चारों खत्म हो गया मामला। अब हम लोग गैस के नियम का अध्ययन करेंगे। नियम का अध्ययन का मतलब वो कौन कौन लोग हैं जिन्होंने गैसों से संबंधित नियम दिया। जैसे कि गैस के लिए 4 चीज़ बात हुई ना, क्या क्या? दाब, आयतन। तो वो कौन सा ऐसा बंदा रहा होगा जो दाब और आयतन के बीच में संबंध बताया होगा कि गैसों में दाब और आयतन कैसे बिहेव करता है। सही है ना? जैसे दाब लगाओगे तो गैस का आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? कोई बंदा होगा जो नियम दिया होगा, बताया होगा उस पर। ताप और आयतन के बीच में क्या संबंध होगा? कोई होंगे जो इन दोनों के बीच में संबंध बताए होंगे। आयतन और मोलों की संख्या के बीच में क्या संबंध रहा होगा? कोई रहे होंगे जो ये संबंध बताए होंगे। तो अब हम लोग गैसों के उन्हीं नियमों का हम लोग अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले बाबू इसको ऐड कीजिए, इन दोनों भाई साहब को ऐड कीजिए, है ना। थोड़ा थोड़ा जानकारी सबका हो जाएगा, ज़रूरी है। साइंस में खाली अपवाद है, अपवाद पे अपवाद है। केमिस्ट्री के लिए बहुत बदनाम किया जाता है केमिस्ट्री को, खाली अपवाद है। तो क्यों पढ़ते हैं? एक्सेप्शन क्यों रहता है साइंस केमिस्ट्री में? क्योंकि केमिस्ट्री में हम चीज़ों को ईजाद नहीं ना कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ना हम उसको। सही है ना? अब घटनाक्रम है ऐसा, आप उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो जब तक आप उसकी गहराई में नहीं जाएंगे आप उसका ठीक ठीक पता नहीं लगा पाते हैं। जब तक आप ठीक ठीक परमाणु क्या लगता है कि जब डाल्टन और रदरफोर्ड आपको परमाणु का जो सिद्धांत दे रहे थे तो उस समय क्या परमाणु नहीं था अस्तित्व में? परमाणु तो था, बट आपके पास जानकारी ही उतना था कि परमाणु का खंडित नहीं किया जा सकता। तो आप क्या बोले कि परमाणु को खंडित नहीं किया सकता, बात खत्म हो गया। सही है ना? फिर बाद में जब हुआ, क्योंकि जब आपका नॉलेज बढ़ा या फिर आप चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के लिए आप समान ऐसा बना लिए कि अब आप परमाणु को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, तब जाकर नाभिक की जानकारी मिलने लगी। क्या रदरफोर्ड भाई साहब नाभिक तक प्रवेश कर गए, तब पता चला कि नहीं भाई नाभिक भी है, नाभिक में कोई अल्फा कण है, तो कोई कुछ है, कोई कुछ, बात शुरू हुआ ना उसके बाद। अब उससे पहले वाले लोग जो पढ़ते होंगे तो परमाणु को कैसे पढ़ते होंगे? अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसको याद कर लो, एक्सेप्शन है। लेकिन बाद के जब लोग आए होंगे तो बोलेंगे नहीं एक्सेप्शन नहीं है ये, आप देखिए नाभिक में ये है। सही है ना? उसके बाद जब तक न्यूट्रॉन की जानकारी नहीं रही होगी 32 से पहले, क्या बोला जाता होगा? परमाणु का जो द्रव्यमान है वो उसके प्रोटॉन की वजह से होता होगा, यही ना बोला जाता होगा। तब तक वो एक्सेप्शन चल रहा होगा। हाँ, जैसे ही न्यूट्रॉन के बारे में पता चला होगा उस पर भी एक्सेप्शन क्या हो गया होगा? खत्म।
इसीलिए ना फिज़िक्स का जो पहला वाला चैप्टर 11th में है उसमें एक क्वेश्चन भी है, कोई भी सिद्धांत तब तक धर्म सिद्धांत नहीं बन जाता है। क्वेश्चन ऐसा कि धर्म सिद्धांत बनने के लिए उसको हर तरह के पैमाने पर खरा उतरना होगा, और जिस दिन वो धर्म सिद्धांत बन जाता है उस दिन एक्सेप्शन ख़त्म हो जाएगा उस पर से। और वो सब जो है वो उसी पर मजाक बनाते हैं, केमिस्ट्री का जम करके बनाते हैं, ऐसे में ऐसे कैसे हो गया, ऐसे में ऐसे कैसे हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, तुम देखो कैसे हो गया, तुम वेट करो, जस्ट वेट एंड वॉच, देखना क्या हो जाएगा धीरे धीरे, तुम देखते रहो सिर्फ। जैसा कि हम कहा कि टॉपिक कौन सा शुरू होगा अभी हम लोग का, गैस का नियम। अलग अलग लोग बताएंगे गैस का नियम, तो टॉपिक हम लोगों का शुरू होगा यहाँ से, गैसीय नियम। सही है, किसे कहेंगे गैसीय नियम? तो भाई गैस में हम लोग किन किन चीज़ों का अध्ययन किए थे अभी, P यानी प्रेशर, V यानी वॉल्यूम, T यानी टेम्परेचर, और N स्मॉल n यानी कि नंबर ऑफ मोल्स, सभी का अध्ययन किए थे ना अभी हम लोग। इन चारों चीज़ों में अगर हम संबंध स्थापित करने लगे, इन चारों चीज़ों में हम अगर संबंध बताना चाहें आपस में, तो उसी को गैस का नियम बोलते हैं। अब संबंध हम थोड़ी ना बताएंगे, बताने वाले आए, बताकर चल दिए, समझ गए ना। गोपाल हंस रहा है कि हाँ तो कहाँ से बते, वहाँ देखो पूरा मुस्कुरा रहा है वो। देखो कैसे, सबसे पहले तो एक परिभाषा होना चाहिए गैसीय नियम किसे कहते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि गैसों के संबंध में दाब P, आयतन V, और कौन था, ताप T, तथा मोलों की संख्या। अच्छा, मोलों की संख्या को मोलों की संख्या या द्रव्यमान भी तो हम बोल सकते हैं, जितने कण वैसा द्रव्यमान, सही है ना। लेकिन हम यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए मोलों की संख्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मोलों की संख्या n के बीच अलग अलग प्रायोगिक सत्यापन के आधार पर संबंध स्थापित किया गया, जिसे क्या बोल रहे हैं, गैसीय नियम कहते हैं। अब इसको घर पे जाकर रखना पड़ेगा। सर गैस के लिए जो P होता है, V होता है, N होता है, T होता है, उसके बीच अलग अलग लोग आए, अपना प्रयोग किए और उस प्रयोग के आधार पर अलग अलग नियम दिए हैं। वो जो नियम दिए हैं ना, क्योंकि वो गैस पे रिसर्च करके दिए हैं, इसीलिए इसको गैसीय नियम बोलते हैं। सही है बात, क्लियर हो गया। और उसी नियम में जो सबसे पहला है वो है हम लोगों के लिए बॉयल्स का नियम, BOYLE, बॉयल्स लॉ, बॉयल्स का नियम। हिंदी इसलिए काटा क्योंकि हमको बॉयल लिखने नहीं आ रहा था हिंदी वाला, आधा बा या में शायद ऐसे होगा, शायद ऐसे हो, जैसे भी हो घर पे जाके तुम लोग रिसर्च करके लिख लेना आराम से, ठीक है। ऐसे नहीं होता है, देख लो ऐसा होगा, ये होगा बॉयल्स लॉ। अब देखो ध्यान से, अब लग गई हिंदी लिखना, छोड़ो ना, नाम को पकड़ के बैठ जाती है ये लोग। अब उसी में उसे कर, हाँ नाम में क्या रखा, ये विलियम शेक्सपियर का था, हाँ उन्होंने ही कहा था कि नाम में क्या रखा है, हालांकि नहीं, हालांकि उसके नीचे उन्होंने अपना ही नाम लिख दिया था विलियम शेक्सपियर, लेकिन फिर भी उन्होंने लिखा था कि नाम में क्या रखा है। सच में, झूठ नहीं बोल रहे, झूठ नहीं बोल। कैसे पता होता कि विलियम शेक्सपियर का ये लिखा हुआ है कि नाम में क्या रखा, तो उसके नीचे उन्होंने अपना नाम लिख दिया था। तो मैंने, आप लेक्चर भी दे रहे, नीचे अपना नाम भी दे रहे, ठीक है ना। खैर आगे बढ़ते हैं। तो बॉयल्स ने अपना नियम दिया था 1660 में, 1660 में बॉयल्स बताए थे कि अगर द्रव्यमान को तुम स्थिर रख दो और ताप को स्थिर रखो, चार चीज़ है ना संबंध में, कौन कौन सा चीज़ है, P, V, N, T, वो दो चीज़ को स्थिर रखते हैं। किसको, अगर द्रव्यमान को, इन द्रव्यमान बताएगा, अगर द्रव्यमान और ताप को स्थिर रख दो, स्थिर का मतलब है आपको इन दोनों चीज़ों में कोई बदलाव नहीं करनी। जब इन दोनों में तुम स्थिर रखोगे, इन दोनों में कोई बदलाव नहीं करोगे, तो गैस का जो आयतन होगा वो उस गैस पर लगने वाले दाब यानी प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये एक संबंध वो बताए,
बॉयल्स ने अपने प्रयोग कर रहे थे ना वो लोग, वो देखो यहाँ लिखा गया है प्रायोगिक सत्यापन के आधार पे। तो बॉयल्स ये बताए कि अगर आप द्रव्यमान और ताप दोनों को क्या कर दीजिए, स्थिर कर दीजिए, अगर इन दोनों को आप स्थिर करेंगे तो वो इन दोनों के बीच में संबंध बताएं, कह सकते हैं। तो 1660 में बॉयल ने किसके बीच में संबंध बताया, गैसों के दाब एवं आयतन से संबंधित नियम का प्रतिपादन किया। क्या हम कह सकते हैं ऐसा? अगर आपको ऑब्जेक्टिव्स में ये दे दिया कि गैसों के दाब और आयतन से संबंध बताने वाले बंदे का क्या नाम था, तो बॉयल मम्मा थे। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। तो हम इसमें अब इन दोनों के बीच में संबंध जब बताया गया तो इस संबंध में देखिए स्थिर कौन है, जब ताप T और दाब नहीं द्रव्यमान N क्या हो, स्थिर हो। दाब तो शामिल हो गया सर, है ना? तकलीफ है यहाँ तक? नहीं। अब देखो क्या होगा, मैथमेटिकल वैल्यू के लिए आपको ये प्रोपोर्शन का सिंबल हटाना पड़ता है, इस पर तो बात की है। तो हमको एक स्थिरांक वैल्यू लेना होगा, उसको हम रखते हैं K, है ना, और 1/P जैसे था वैसे ही रहेगा। क्लियर है बात? और हम यहाँ लिख देंगे जहाँ K एक स्थिरांक है, स्थिरांक है, पूर्ण विराम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्या हम ये कह सकते हैं कि बॉयल ने हमें बताया कि दाब और आयतन के बीच जो उल्टा संबंध है, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं बाबू कि P के बढ़ने से अगर हम दाब को बढ़ा दें तो गैस का आयतन अपने आप क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसी को ना व्युत्क्रम का संबंध बोलते हैं। या फिर बाबू अगर हम दाब को घटा दें, इसको घटा दें, तो V का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उल्टा पे काम करेगा। सही है। तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसा बनता है, देखो तो जरा। सब चीज़ हम एक ही बार में यहाँ पे क्लियर कर देते हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखिए देखो, ये मान लेते हैं कि V बता रहा है, V का मतलब आयतन, ऊपर जाएगा तो आयतन मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। वैल्यू 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ता है ना। इधर जाएगा, ये वाला मान लेते हैं कि ये प्रेशर को बता रहा है, तो प्रेशर जब इस तरफ से ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। सही है बात? और हम बोल रहे हैं क्या कि देखो अगर मान लेते हैं प्रेशर यहाँ है 1, सही है, ये सिंबल बनेगा ग्राफ। तुम बोलोगे साबित कीजिए कि यही क्यों होगा ग्राफ। हम बोलेंगे देखो, जब प्रेशर है मान लो 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर, अभी दाब पर बात किए थे, दाब को हम लोग 1 बार बोल सकते हैं, 2 बार भी बोल सकते हैं, या पास्कल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मान लेते हैं दाब हम 1 पास्कल रखते हैं, तो उस समय V का मान कहाँ है बाबू, देखो क्या ये दिख रहा है, क्लियर? ये है इसका V का मान, देखिए यहाँ काफ़ी हाई है, जब P का वैल्यू 1 है। अब बढ़ा करके P का वैल्यू क्या कर दिया, 2। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो तो V का वैल्यू क्या हुआ, घट गया। देखो तो यहाँ आ गए। चलो P का मान और बढ़ाते हैं, 3 वायुमंडलीय दाब, और घट गया। सही बोल रहे हैं क्या? जैसे जैसे P का मान हम बढ़ाए हैं ना, देखो 1, 2, 3, 4, वैसे वैसे V का मान हमको क्या दिख रहा है, घटता हुआ दिख रहा है। क्या इस वाले संबंध को ये वाला ग्राफ बताया? हाँ सर, P का मान बढ़ा रहे हैं सर, इसलिए देखो ग्रीन वाला एक साथ लिख दिया, ब्लू वाला एक तरफ लिख दिया। सही है। अब P के मान को घटाओ, यहाँ से यहाँ उल्टा देखो, जैसे जैसे P का मान घटेगा V का मान देखो ऊपर चढ़ रहा है। तो जब हम लोग व्युत्क्रमानुपाती संबंध दर्शाते हैं ना, तो उसका ग्राफ ऐसे स्लोप वाला बनाया जाता है। व्युत्क्रमानुपाती संबंध को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये ग्राफ अच्छे से डिपिक्ट करेगा। क्लास 12th में जब केमिस्ट्री में तुम जाओगे, विलियन टॉपिक पर जाओगे, वहाँ क्वथनांक, उन्नयन, अवनमन, ये सब जब टॉपिक पढ़ोगे, वहाँ इसका ज़रूरत पड़ेगा। तो दिमाग में यह बात आप रख लीजिए कि हमको कहीं ना कहीं जब व्युत्क्रमानुपाती संबंध आएगा, ये वाला व्युत्क्रम पर, व्युत्क्रम का मतलब 1 के बढ़ने के साथ दूसरा घटेगा, 1 के घटने के साथ दूसरा बढ़ेगा, जब इस प्रकार का संबंध रहेगा उस जगह पर आपको यही सिंबल तैयार करना है। ऐसे जाल नहीं बनाना है, ये हम समझाने के लिए आपको बता दिए। ठीक है बात? अब अगर यहाँ V बराबर K 1/P है, तो क्या बाबू हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं? देखो तो
इसको हम ये लिख सकते हैं, और पी वी इज इक्वल के, देखो तो कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में? नहीं, के को अगर हम अकेला करेंगे तो पी के साथ वी क्या हो रहा है, मल्टीपल लगेगा। हमको तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लग रहा, ठीक है ना। अब ध्यान देखो, किस किस चीज़ को हम निश्चित किए थे बाबू इस इक्वेशन के लिए? बॉयल किस किस चीज़ को निश्चित किए हैं? टेम्परेचर को और द्रव्यमान को, है ना। अब देखो, यदि गैस का दाब P1 से बढ़कर P2 हो जाए तो उसका आयतन V1 से V2 होगा। मतलब ये कि अगर गैस के दाब को हम बदल दें, प्रेशर जो लगा रहे थे पहले 2 बार का लगा रहे थे, अब 3 बार का लगा देंगे। 3 बार का लगा रहे थे तो 33 बार का लगा देंगे, बढ़ा दिया दाब को। तो दाब अगर बढ़ेगा बाबू, इसको बढ़ाएंगे तो V का मान भी बदल जाएगा। तो V का मान बदल गया तो मान लेते हैं पहले V का मान V1 था, तो बाद में V का मान क्या हो गया, V2 हो गया। उस नियम को अगर तुम देखो ध्यान से, उस नियम को देखो तो बॉयल के नियम से क्या हम ये कह सकते हैं बाबू कि पहले जो था वो ऐसा रहा तो बाद में जो रहेगा वो ऐसा रहा होगा? कह सकते हैं। अब दोनों ही स्थितियों में अगर हम स्थिरांक के रूप में k को रखें, क्योंकि k मेरा क्या है, स्थिरांक है, तो उसका वैल्यू नहीं बदलेगा। बदल जाएगा क्या? कभी नहीं बदलेगा। तो क्या इसके लिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि गलत बात बोल दिया भाई सर? क्या हम इसके लिए ये लिख सकते हैं कि P1 V1 बराबर k? क्या हम इसके लिए ये बात लिख सकते हैं कि P2 V2 बराबर k? तो क्या हम कंबाइंड रूप से ये लिख सकते हैं कि P1 V1 बराबर होगा P2 V2, और वो भी बराबर होगा किसके, k के? क्या गलत बोल रहे हैं? और इसको अगर तुम, ये P2 V2 क्या है? पहला जो दाब था उस दाब में होने वाला बदलाव। V2 क्या है? पहले जो आयतन था उस आयतन में हो गया है बदलाव। उनका गुणनफल क्या मिलेगा आपको? स्थिरांक मिलेगा, है ना। तो बॉयल के नियम से आप ये एक और निष्कर्ष निकालते हैं। क्या निष्कर्ष निकाला? स्थिर ताप और द्रव्यमान का, किसी गैस का अगर द्रव्यमान निश्चित रखा जाए तो उस गैस के दाब और आयतन का जो गुणनफल होगा वह एक स्थिरांक होगा। कह सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं, तुमको क्या हुआ भाई, हम इसको लिख सकते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का दाब एवं आयतन का गुणनफल एक स्थिरांक ही होता है। क्या गलत बोला जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इसका क्या परिभाषा बनाएंगे? इसको लिखेंगे हम लोग, स्थिर ताप पर किसी गैस के, इसका भी जिक्र करना पड़ेगा, निश्चित द्रव्यमान का आयतन, आयतन कौन है? V, उस गैस के दाब P का क्या होता है भाई? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया कि बॉयल का नियम क्या है तो आप बताएंगे कि बॉयल ने अपना नियम 1660 में दिया था। अब बॉयल किसके बीच में संबंध बताए थे? तो आपका जवाब होगा सर बॉयल जो है वो गैसों के दाब और गैसों के आयतन के बीच में संबंध बताए थे, और इस संबंध को बताने के लिए उन्होंने द्रव्यमान और
ताप दोनों को नियत रखा था, स्थिर रखा था। हम बोलेंगे चलो ठीक है, अब बताओ हमको नियम। तो नियम क्या बताओगे? अगर स्थिर ताप हो, स्थिर ताप पर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान यानी मोलों की संख्या भी निश्चित हो गई, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उस गैस पर लगने वाले दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बता दिए। इसके बाद आप क्या करेंगे? व्युत्क्रमानुपाती का सिंबल हटाएंगे, उसके जगह पर k को लगाएंगे और k बराबर आपको मिल जाएगा P गुने V बराबर K। तो सर इसको क्या पढ़ें? इसको आप पढ़ेंगे कि अगर द्रव्यमान निश्चित हो और अगर ताप निश्चित हो यहाँ, तो गैस का दाब और आयतन का जो गुणनफल होगा वो एक स्थिरांक होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना बाबू? कोई भी परिभाषा यहाँ पर रटने जैसा नहीं है, आपको फॉर्म देख के रखना है दिमाग में, बस। क्लियर हो गया? अब ये PV बराबर K को हम कैसे ध्यान रखेंगे? हमको क्या पता चला? ये तो परिभाषा हुआ। पता क्या चला? पता ये चला कि अगर हम गैस के दाब को बार बार बदल रहे हों तो जाहिर सी बात है कि आयतन भी बदलेगा गैस के साथ साथ, क्योंकि दोनों के बीच में सीधा संबंध है। सही है ना बात? अब जब संबंध इस प्रकार से इनके बीच में चलेगा तो जब ये बदलेगा तब कैसा दिखेगा? मतलब तब देख लो, अगर V प्रोपोर्शनल 1/P है बॉयल का नियम, तो मान लेते हैं कि शुरुआत में ये था V1 और ये P1, शुरुआत में पहले बार में। कुछ समय के बाद अगर P1 को P2 कर देते हैं तो V2 के साथ अभी भी ये वही संबंध रखेगा, चाहे ये बढ़ा हो चाहे ये घटा हो, है ना बाबू? मतलब ये बढ़ाए होंगे तो ये घट गया होगा और अगर इसको घटा दिए होंगे तो ये बढ़ गया होगा। चाहे जो भी हालात हो, कंडीशन अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो K ही मिला होगा स्थिरांक के रूप में। यहाँ से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो स्थिरांक के रूप में तो हमको K ही मिला होगा ना। अब इस K को अगर हम इवेल्युएट करें, गिनती करें, तो K बराबर P1 V1 हो जाएगा। इस K की हम गिनती करें तो K बराबर P2 V2 हो जाएगा। अब दोनों का मतलब तो K ही है ना, चाहे P1 V1 से हो चाहे P2 V2 से हो। इसका कहाँ पे लिखा? यहाँ देखिए, K का P1 V1, यहाँ K का P2 V2। RHS बराबर है तो LHS भी आपस में क्या होगा? बराबर ही होगा। इसलिए ये एक निष्कर्ष निकलेगा, P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर K। अब इसको बनाना कैसे होगा? क्वेश्चन दे देगा, एक गैस है जिसका आरंभिक दाब है P1 बराबर समथिंग दे देगा, ठीक है। उसी गैस का कुछ आगे बताएगा वैल्यू करके कि P2 का मान दे देगा, V2 का मान। तो बताइए आरंभिक आयतन गैस का कितना था? नहीं प्रश्न बना सकता है। एक गैस है जिसका दाब शुरुआत में 2 बार था, बाद में 3 बार हो गया। जब दाब 3 बार हुआ तो उसका आयतन कितना हो गया? आयतन उसका हो गया 1 लीटर, हो सकता है ना। तो बताइए कि आरंभिक आयतन कितना था? है ये वाला फॉर्म। तो यहां से आपका न्यूमेरिकल्स हल होता है। न्यूमेरिकल्स का मतलब आंकिक प्रश्न हल होता है, समझे? यहां से आप निकाल सकते हैं शुरुआती दाब, शुरुआती आयतन, अंतिम दाब, अंतिम आयतन। मतलब जब दाब में आप कर दिए होंगे क्या? बदलाव, तब। ठीक है, नोट करो इसको। ये थे बॉयल्स के नियम। अब बॉयल का नियम वगैरह वो लिखने का तरीका क्या था, बॉयल्स था कि बॉयल था, वो देख लेना। 1660 में वो दिए थे नियम, 1660 में। अच्छा बाबू, ये आज का क्लास इतना ही रखते हैं। आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, इसके छोटे छोटे बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। छोटा छोटा जो टॉपिक्स है उसको आराम से ध्यान दे दीजिएगा। क्लियर? कल मिलते हैं हम लोग। हम सब का अनुप्रयोग भी लिखवा देंगे, सभी के नियम का अनुप्रयोग लिखवा देंगे।